अपनी दुनिया में रह रहे हैं, कट गए हैं आपसे। 2014, 2019 सब रिकॉर्ड इस बार टूटेंगे। यही एकजुटता ही हम लोगों के लक्ष्य तक हम लोग को लेकर जाएगी। आमतौर से जंगल में बब्बर शेर अकेले मिलते हैं। एनडीए 400 पार की बात है, 400 पार सीटें मिलेगी। अब की बार 400 पार करेंगे। जो भारतीय जनता पार्टी गैंग है उसको 140 करोड़ की जनता 140 सीटों पर रोक देगी। मोदी जी 270 सीट लेकर पूर्ण बहुमत प्राप्त कर चुके। मोदी को चुनौतियों को टालना नहीं, मोदी को टकराना आता है। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार और आप जुड़ रहे हैं मेरे साथ सवाल पब्लिक का शो पर। तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने की दावेदारी पेश करने के लिए नरेंद्र मोदी ने वाराणसी से अपना चुनाव नामांकन आज पेश कर दिया। 2014 में जब मोदी पहली बार काशी चुनाव लड़ने आए थे तब वाराणसी लोकसभा सीट पर उन्हें 3,71,000 वोटों से जीत हासिल हुई थी। 2019 में नरेंद्र मोदी को काशी ने और बड़े अंतर से जिताया। उनकी जीत का फासला 2,79,000 वोटों के बड़े अंतर से बढ़ा। इसलिए 4,79,000। इसलिए 2024 के नंबरों को जानने की उत्सुकता पूरे देश को है। आज नामांकन करने से पहले प्रधानमंत्री ने वाराणसी के दशाश्वमेध घाट पे गंगा पूजन किया। फिर काशी के कोतवाल काल भैरव के दरबार में मोदी ने हाजिरी लगाई। इसके बाद लोकतंत्र की परंपरा को निभाने वो अपना चुनाव पर्चा भरने पहुंचे। उनके प्रस्तावकों में सबसे बड़ा नाम गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ का है। अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का मुहूर्त पंडित शास्त्री ने ही निकाला था। मोदी के दूसरे प्रस्तावक हैं बैजनाथ पटेल। वो ओबीसी समाज से आते हैं और आरएसएस के पुराने कार्यकर्ता हैं। ओबीसी बिरादरी के लालचंद कुशवाहा मोदी के तीसरे प्रस्तावक बने और दलित समाज के संजय सोनकर मोदी के चौथे प्रस्तावक थे। मोदी के नामांकन के मौके पर अमित शाह, राजनाथ सिंह और योगी आदित्यनाथ के अलावा एनडीए के लगभग सभी बड़े चेहरे वाराणसी पहुंचे और एक मंत्री भी जो माइनॉरिटीज यानी कि सिख माइनॉरिटी को रिप्रेजेंट करने हरदीपुरी भी पहुंचे। सवाल पब्लिक का है कि क्या काशी ही, क्या पूर्वांचल में मोदी का ये दम ही बीजेपी के 400 पार की गारंटी है? बीजेपी के नंबरों को लेकर आज अमित शाह का बेहद अहम बयान भी सामने आया, जिसमें वो 4 फेज में ही 270 यानी कि लगभग बहुमत पा लेने का दावा कर रहे हैं। तो उधर ममता बनर्जी दोबारा इंडिया अलायंस याद कराया उन्होंने विपक्ष के गठबंधन को 315 और बीजेपी को 195 सीटें मिलने का दावा कर दिया। उधर अखिलेश यादव बीजेपी को सिर्फ 140 सीटों पर आंक रहे हैं। सवाल पब्लिक का है, क्या बीजेपी के 400 पार के बाद अब विपक्ष भी नंबरों का माइंड गेम खेल रहा है? यही है आज सवाल पब्लिक का। वाराणसी क्या है? काशी विश्वनाथ की नगरी, भारत की सांस्कृतिक पहचान, धर्म, अध्यात्म और मोक्ष की नगरी, दुनिया के सबसे पुराने शहरों में से एक। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, एक ऐसा सेंटर भी है बनारस, वाराणसी, काशी, कुछ भी कहिए, जिसका इम्पैक्ट पूर्वांचल से पूरी तरह से होता है। ऐसे कहा जाता है कि काशी में खुद नरेंद्र मोदी की मौजूदगी विपक्ष के लिए बड़ी चुनौती बन जाती है। 2 बार से ऐसा देखने को भी मिल रहा है। नामांकन से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बनारस में रोड शो हुआ कल शाम को।
BHU से गंगा घाट तक इस रोड शो की जो तस्वीरें देश ने देखी वो काफी हद तक बताती हैं कि ब्रांड मोदी शायद आज भी वही है जहां 2014 में और 2019 में था। फिर वो काशी विश्वनाथ में विधिवत पूजा करने के लिए चले गए। इस पूजा के बाद नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ की वो तस्वीर भी वायरल है जहां योगी आदित्यनाथ भेंट के तौर पर मोदी को नंदी की प्रतिमा दे रहे हैं। इस तस्वीर के राजनीतिक संकेत ढूंढे जा रहे हैं। कल से आज तक 2 दिनों में नरेंद्र मोदी की काशी से जो तस्वीरें निकली हैं उसके बाद विपक्ष की तरह तरह की प्रतिक्रियाएं आई हैं। देखिए कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने क्या कहा। मोदी जी तो अपनी दुनिया में रह रहे, कट गए हैं आपसे। वाराणसी के सांसद हैं, मैं चुनौती देती हूँ, एक कोई बता दे मुझे कि किसी के घर कभी गए वाराणसी में। वो कल भी रोड शो किया उन्होंने, बड़ी गाड़ी में यूं खड़े हो गए, इतने ऊंचे कि हाथ भी नहीं पहुंचता वहां। और हाथ तो वो तो छोड़िए, जनता उधर है, इतने सुरक्षा कर्मी इधर, इतने उधर, और बीच में चल रहे खड़े ऐसे यूं हाथ हिला रहे। उनको क्या मालूम कि आपके दुख क्या है? वो तो कट चुके हैं पहले ही आपसे, सिर्फ सेठों के साथ दिखते हैं। कभी कष्ट नहीं किया है आपकी समस्याओं को सुनने। आपने प्रियंका गांधी की ये बातें सुनी, उन्हें पब्लिक और मोदी के बीच कोई कनेक्ट ही नजर नहीं आता। लेकिन मोदी के काशी दौरे के बाद वोटिंग के बीच पहली बार ममता बनर्जी को इंडिया अलायंस की याद आ गई कि हाँ भाई, एक इंडिया अलायंस भी है। 4 चरणों की वोटिंग के दौरान वो एकला चलो रे के मिशन पर थी। अब ममता इंडिया अलायंस की सीटें गिना रही हैं। बीजेपी के आंकड़े को अखिलेश यादव ने भी गिनाया है। सुनिए दोनों नेताओं के ये बयान। আমরা সবাইকে একসাথে নিয়ে ইন্ডিয়া জোটই জিতবে। কালকে পর্যন্ত আমাদের কাছে যে হিসেব আছে তাতে ওরা বড়জোর 190 থেকে 195, আর ইন্ডিয়া জোট 315 ইতিমধ্যেই ক্যালকুলেশন করেছে, 3-4টে পার্টি বাদ দিয়ে এখনো। কাজেই মোদি আসছে না। जो अपनी बात मन की बात कह रहे हैं उसको इस बार जनता, जो भारतीय जनता पार्टी गैंग है, उसको 140 करोड़ की जनता 140 सीटों पर रोक देगी। और अब मन की बात कोई नहीं सुनना चाहता, सब संविधान की बात सुनना चाहते हैं। हाल ही में राहुल गांधी ने भी कहा है, लिख कर रख लो, मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। विपक्ष के इन दावों के उलट अमित शाह का कहना है कि बीजेपी 4 चरणों में ही बहुमत छू चुकी है। सुनिए उनका बयान। 4 चरण पूरे हो गए हैं, 380 सीटों का चुनाव पूरा हो गया है। बंगाल में 18 सीटों का चुनाव पूरा हो गया है। आज मैं बताकर जाता हूं, ये 380 सीट में मोदी जी 270 सीट लेकर पूर्ण बहुमत प्राप्त कर चुके हैं। मोदी के करिश्मे पर अमित शाह का यह भरोसा क्यों है? जवाब है 10 साल के काम और मोदी की मेगा कैंपेनिंग। 13 मई तक 109 जनसभाएं, 17 रोड शो और 50 से ज्यादा इंटरव्यू दे चुके नरेंद्र मोदी काशी से नामांकन के बाद झारखंड के कोडरमा पहुंच गए। आप कोडरमा की ये तस्वीरें देखिए और अंदाजा लगाइए कि मोदी की लोकप्रियता का आलम है क्या। कोडरमा में मोदी ने क्या कहा, ये भी आपको सुनवाती। मैं चोरों को नींद से सोने नहीं दूंगा। मैं उनकी नींद तो उड़ा दूंगा, उनके खजाने भी खाली करके रखूंगा। ये पैसे आपके हैं, इन पैसों के मालिक आप हैं। कोई चोरी लूट नहीं कर सकता है। मोदी इन पर कड़ी कार्रवाई कर रहा है और इसलिए ये मोदी को गोली मारने की बातें करते हैं, मोदी को गोली गालियां देते हैं। तो आज पब्लिक पूछ रही है सवाल,
सवाल पब्लिक का, पहले अयोध्या अब काशी, क्या विपक्ष के पास मोदी की कोई काट नहीं? 4 फेज की वोटिंग के बाद बीजेपी के आंकड़े क्यों बता रहे हैं ममता, अखिलेश और राहुल? ये उनका डर है या हकीकत? 4 फेज में रिजल्ट सचमुच क्लियर है या बचा हुआ 3 फेज ही अहम रहेगा? यही है आज सवाल पब्लिक का, और इन सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं तहसीन पूनावाला, राजनीतिक विश्लेषक, कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट करते हैं, राजकुमार भाटी प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, प्रोफेसर नवल किशोर यादव प्रवक्ता हैं आरजेडी के, हर्षवर्धन त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार। लेकिन मेरा पहला सवाल जाता है बीजेपी के नेशनल स्पोक्सपर्सन शहजाद पूनावाला जी को। शहजाद पूनावाला जी, अब आपका रिजल्ट 4 फेज के बाद आ चुका है। ममता बनर्जी कह रही हैं 190-195 से आगे नहीं जाएंगे आप। उधर प्रियंका गांधी जी तो कह रही हैं 180, पहले भी कह चुकी हैं। 150 की लगभग आंका था राहुल गांधी ने में आपका नंबर, और आज अखिलेश यादव जी कह रहे हैं 140 करोड़ जनता आपको 140 सीटों से आगे बढ़ने नहीं देगी। अब ये बता दीजिए कि किसके नंबर कितने, क्योंकि अंत में चुनाव नंबर की बात होती है, और बीजेपी ओवर कॉन्फिडेंट है या नरेंद्र मोदी का काशी से नामांकन बदल देगा हवाएं जो चल रही हैं पूरे देश में? नाविका जी, वैसे तो चुनाव में एरिथमेटिक से ज्यादा केमिस्ट्री की वैल्यू होती है, और 4 जो फेज हुए उसके बाद की केमिस्ट्री इस प्रकार से बताई जा सकती है कि पहले फेज में ये लोग पस्त हुए, दूसरे में ध्वस्त हुए, और तीसरे और चौथा फेज आते आते ये पूर्ण तरीके से अस्त हो चुके हैं। ये 4 फेज की केमिस्ट्री बता रही है। और आज मैं बता सकता हूं कि नंबर की इतनी जानकारी इनको रखनी है तो ये नंबर कुछ मैं आपको बता देता हूं। नरेंद्र मोदी 10 साल से सेवा में है। हर दिन उस 10 साल के 50,000 एलपीसी कनेक्शन दिए हैं, 30,000 टॉयलेट बनाए हैं, 30,000 नल से जल दिए हैं, हर रोज 75,000 लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है, हर रोज 16,000 करोड़ की यूपीआई ट्रांजैक्शन हुए, हर रोज 37 नए स्टार्टअप बने, हर रोज 1.5 लाख लोगों को मुद्रा लोन योजना से लोन मिला, हर रोज 55 पेटेंट और 600 ट्रेडमार्क बने, हर रोज 2 नए कॉलेज बने, हर रोज 14 किलोमीटर से ज्यादा रेलवे ट्रैक बनी, हर रोज 37 किलोमीटर के हाईवे बने, और हर 50 दिन में एक नया एयरपोर्ट बना, हर एक वीक में एक नई यूनिवर्सिटी बनी। ये नरेंद्र मोदी का ट्रैक रिकॉर्ड है। नंबर जानना है तो मैं आपको बाकी 120 महीने में नहीं, 1 महीने में नरेंद्र मोदी के हाईएस्ट ऑटो सेल, हाईएस्ट ई वे बिल, हाईएस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ, हाईएस्ट सर्विसेज पीएमआई, हाईएस्ट जीएसटी, हाईएस्ट पावर कंजम्पशन, हाईएस्ट सेंसेक्स 75,000 पे पार हो गया है, लोएस्ट एनपीए, हाईएस्ट मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई, लोएस्ट कोर इन्फ्लेशन हुआ है। ये 1 महीने का काम है नरेंद्र मोदी का। इसलिए केमिस्ट्री के रूप में देखिए 2 तस्वीरें आज सामने आई। एक तस्वीर वाराणसी में प्रधानमंत्री जन सेवक के रूप में जनता का अपार प्यार पाते हैं, और दूसरा वो कि एक वायनाड से भागते हुए, अमेठी को भूलते हुए रायबरेली दौड़ते पीटते पहुंच जाता है। अच्छा, पहुंचते तो 2 तस्वीरें थी। वाराणसी में आज आपने देखा होगा जब नामांकन भरने गए प्रधानमंत्री तो उनके साथ कौन था? पंडित गणेश्वर शास्त्री जी, बैजनाथ पटेल जी, लालचंद कुशवाहा जी, संजय सोनकर जी, समाज के विभिन्न वर्गों से। चलिए, ये सब तो मैं बता चुकी हूं। और इनके साथ इनके नामांकन में कौन था? परिवार के 3 सदस्य और खड़गे जी। ये 2 तस्वीरें से ही पता चलता है कि कौन ध्वस्त और पस्त है और कौन जनता के साथ आगे बढ़ रहा है और आश्वस्त है। चलिए, तहसीन पूनावाला जी, तहसीन पूनावाला जी, एक तरफ 150 से 200 के बीच में चर्चा चल रही है। ममता बनर्जी को आज याद आ गया है इंडिया अलायंस भी कुछ है। वैसे तो बातचीत हुई नहीं, 4 फेज निकल गए, लेकिन आज इंडिया अलायंस के 315 सीटें उन्हें दिख रही हैं कहीं, क्योंकि दोस्ती है ना आपकी, अलायंस है ना, जो पिछले 4 फेज में कहीं नहीं दिखी। और उसके बीच में मैं ये पूछना चाहती हूँ, 140 सीटें दिख रही हैं अखिलेश जी को। इंडिया अलायंस एक बार बात करके नंबर तो तय कर ले। जनता बड़ी इस वक्त ऐसी स्थिति में है कि समझ ही नहीं पा रही कौन सा नंबर माने, अखिलेश जी वाला या ममता बनर्जी वाला या प्रियंका गांधी वाला या राहुल गांधी वाला। नंबर तो बता दें कौन सा है, 140 है, 200 है या फिर 400 पार?
नमस्कार नाविका जी। अब 4 जून को कुछ ही समय रह गया है, 20 या 25 दिन रह गए 4 जून को। नंबर तब पता चल जाएगी, आपके शो पे लाइव होगा, ब्रेकिंग होगा, सबसे फास्ट और सबसे तेज़ और सबसे एक्यूरेट आपकी शो पे होगा, तो हम उसका इंतज़ार करें। लेकिन एक बात तो तय नाविका जी कि ये जो चुनाव है ये भारत की आवाम वर्सेस भाजपा है, और भारत की आवाम ने तय कर दिए कि 4 जून के बाद एक नया प्रधानमंत्री इस देश में शपथ लेंगे, संविधान की शपथ देंगे। बन की बात नहीं, संविधान की बात होगी, काम की बात होगी। सारी बातें बीजेपी के प्रवक्ता ने गिनाई, बहुत अच्छी बातें गिनाई उन्होंने। मोदी जी ने ये किया, वो किया, अच्छा काम किया। यही सारी बातें मोदी जी गिना देते, क्यों नहीं गिनाया? मंगलसूत्र, मुसलमान, मछली, भैंस, इस पर क्यों गए? क्या जरूरत थी इस पे बात करने की? घुसपैठिया, इस पे बात करने की जरूरत नहीं थी। ये सारे काम जो शहजाद ने गिनाए, माननीय मोदी जी गिना देते। लेकिन वो पोलराइज करना चाहते थे चुनाव को, इसलिए उन्होंने इस बात को डाइवर्ट किया। लास्ट चीज से मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। देखिए नाविका जी, अगर मैं कभी मुझे मौका मिले चुनाव लड़ने का, मैं व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, लेकिन जिन लोगों से मैं प्रेम करता हूं, जिनसे मैं प्यार करता हूं, मैं भी चाहूंगा कि वो लोग भी मेरे साथ हैं। और अगर मोदी जी अपने साथ, वो अपने जो कॉन्स्टिट्यूंसी के नामचीन लोग हैं, अच्छे लोग हैं, उनके कॉन्स्टिट्यूंसी के इन्फ्लुएंसेस है, उनको ले गए, उनसे प्यार करते तो अच्छी बात है। इसमें गलत बात क्या है? इसमें मोदी जी किन्हीं को ले गए, उसे राहुल गांधी कैसे खराब हो गया अगर वो अपनी बहन और मां को ले जाते? अभी मोदी जी ने अपनी मम्मी, मोदी जी की मम्मी लाइन में खड़ी थी नोटबंदी के लिए। मैं व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, लेकिन जब भाजपा के प्रवक्ता इस तरह की बातें करते तो मुझे उम्मीद है कि रोकते हम उनको पूछेंगे कि आप किसी की मम्मी के बारे में बोल रहे हो, अगर मैं चुनाव लड़ने जाऊं मेरी मम्मी आएगी या नहीं मेरे साथ? ये किस तरह के तर्क होते? तर्क ये है कि हमने देश की माओ के लिए क्या किया, उनकी माओ के लिए क्या किया जिनके बच्चे ऑक्सीजन के बिना मर गए। तहसीन पूनावाला जी, क्या मोदी ने ये बात शुरू की कि सबका एक्सरे होगा? क्या मोदी जी ने ये बात कही कि हिंदुस्तान में पूर्व के लोग जो हैं वो चीनी दिखते हैं और जो वेस्ट के लोग हैं वो अरब दिखते हैं, साउथ के लोग अफ्रीकन दिखते हैं, उत्तर में जो लोग हैं वो गोरे होते हैं? ये तो मोदी जी ने कहा होगा। इनहेरिटेंस टैक्स 55% का लगना चाहिए था, ये भी मुझे लगता है मोदी जी ने ही कहा। और वो एक्सरे कर करके जो आपका धन पता लगाएंगे, और ये सब मोदी जी ने ही कहा था। ये गलत है। हाँ, तो मैं जवाब दे देता हूं आपको। आप मुझे जवाब ये सब मोदी जी ने कहा था। आप बात करते फिर मत जाइए, मैं जवाब दे देता हूं। आप अगर नहीं, मोदी जी ने भैंस की बात की, मंगलसूत्र की बात की, मछली की बात की, मुसलमानों की बात की, घुसपैठियों की बात की। अगर आप मोदी जी की तुलना, जो मेरे प्रधानमंत्री, 2 वक्त के प्रधानमंत्री है, सैम पिट्रोडा से कर रहे हो, तो मुझे उस पर कोई आपत्ति नहीं, आप कीजिए उनकी तुलना। क्या सैम पिट्रोडा और मोदी जी की कोई तुलना हो सकती है? और जहां तक सवाल है एक्सरे का, सुन लीजिए, मैं दोबारा कह रहा हूं, रोकना मत कह रहा हूं, एक्सरे होगा। और जो गरीब व्यक्ति है उसे सरकारी नौकरी और सरकारी संसाधनों में अधिकार मिलेगा, इसमें कोई गलत नहीं, इसीलिए हम आजाद हुए। जिसको उससे आपत्ति है उसको आपत्ति हो, गरीब को उनका हक मिलेगा। चलिए, मैं पूछना चाहती हूँ, शहजाद पूनावाला हाथ उठा रहे हैं, लेकिन शहजाद जी, इससे पहले कि मैं आपके पास आऊं, मैं राजकुमार भाटी जी से पूछना चाहती हूँ। और भाटी जी, सवाल मेरे पास आपके लिए सिर्फ इतना है, कौन सी एक्सरे मशीन से आपको पता चला और अखिलेश जी को पता चला कि 140 सीटें बीजेपी की आने वाली हैं? और ये जो वोट जिहाद है, ये वोट जिहाद जो है, ये मोदी जी ने शुरू किया था इस तरह की बात, या कोई आपकी पार्टी से था जो वोट जिहाद की बात कर रहा था? और जो कहते हैं कि मोदी जी काम नहीं गिनाते, उन्हें गिनाना चाहिए, लेकिन वो मंगलसूत्र की बात करते हैं, अगर आप उनका भाषण सुने 40 मिनट का, तो उसमें ये सब काम गिनाते हैं और बाद में 1-2 चीजें वो इस तरह की बोलते हैं। आप पूरा भाषण सुनते हैं या आप भी वही चुनते हैं जो आपको सूट करता है? और ये 140 का तथ्य क्या है? नहीं, तो आप ये मानती हैं कि अमित शाह के पास एक्सरे मशीन है? अमित शाह ने कहा 270 आ रही हैं, तो आप सहमति जता रही हैं, उसका समर्थन कर रही हैं। मैंने एक बार भी नाम नहीं लिया। देखिए, 4 जून तक हर पार्टी और हर पार्टी का नेता अपने अपने दावे करेगा, अपने अपने आकलन बताएगा, अपनी अपनी संख्या बताएगा। उनमें से कुछ सही सिद्ध होंगे, कुछ गलत सिद्ध होंगे। असली तस्वीर तो 4 जून को पता चलेगी किसको कितनी सीटें मिलती हैं। तब तक हम आकलन कर सकते हैं परिस्थितियों के आधार पर, नेताओं के भाषणों के आधार पर, उनके तेवर और उनके चेहरे देख के। कल भारतीय जनता पार्टी ने एक ट्वीट किया, यूपी बीजेपी के ट्विटर हैंडल पर एक ट्वीट हुआ कि गुंडों के सामने पुलिस प्रशासन नतमस्तक। उत्तर प्रदेश में गुंडों के सामने
पुलिस प्रशासन नतमस्तक, ये भारतीय जनता पार्टी कह रही है, उत्तर प्रदेश इकाई, बीजेपी की सरकार है वहां। मुख्यमंत्री कहते हैं गुंडे यूपी छोड़ के भाग गए हैं, हमने गर्मी निकाल दी है, अब यूपी में कोई बदमाशी नहीं है, कोई अपराध नहीं है। और बीजेपी कह रही है कि गुंडों के सामने नतमस्तक प्रशासन। इससे भाजपा की बौखलाहट पता चलती है। ये जो कल मतदान हुआ 13 सीटों पर चौथे चरण का, उसमें जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों की हवाइयां उड़ी हुई हैं और उन्हें हार दिखाई दे रही है। अमित शाह जी कह रहे हैं कि 4 चरणों में 270 पूरी हो गई। मैं कहता हूं कि 7 चरणों में 170 तक पहुंचना मुश्किल है। 140 तो हमारे नेता कह रहे हैं बीजेपी की, 25-30 और सारी पार्टियों की जो एनडीए की पार्टियां हैं मिलकर, इस बार एनडीए 200 को नहीं छू पाएगा। देश की सरकार बदलने जा रही है और वो मुद्दों के आधार पर बदल रही है, बदजुबानी के आधार पर नहीं, तू मैं के आधार पर नहीं। क्योंकि इंडिया गठबंधन के तमाम नेता जो जेन्युइन मुद्दे हैं, जो जनता से जुड़े हुए हैं, वो मुद्दे उठा रहे हैं। महंगाई का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा, किसानों की एमएसपी का मुद्दा, बेटियों की सुरक्षा का मुद्दा, नौकरियों में धांधली का मुद्दा, पर्चा आउट हो रहे हैं उनका मुद्दा, अग्निवीर की समस्या, पुरानी पेंशन की समस्या, ये तमाम मुद्दे इंडिया गठबंधन उन मुद्दों पर चुनाव लड़ रहा है जो जनता के भविष्य से जुड़े हुए हैं, देश के भविष्य से जुड़े हुए हैं। और हमारे मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए हवाई मुद्दों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं, हवाई मुद्दे उठा रहे हैं। कभी अब जो मैं तहसीन पूनावाला ने गिनवा दिए, मैं उन्हें रिपीट नहीं करना चाहता, आपका समय व्यर्थ करना नहीं चाहता, वरना हमारे देश के प्रधानमंत्री इस स्तर पर उतर आए। जब कांग्रेस की सरकार थी, क्रिकेट टीम में मुसलमान भर दिए जाते थे। बताओ, खिलाड़ियों को भी धर्म में बांटने लगे। कौन सा मुसलमान खिलाड़ी ऐसा था जो प्रतिभाशाली नहीं था, जिसकी उपलब्धियां नहीं है, जिसने शानदार खेल का प्रदर्शन नहीं किया? देश के प्रधानमंत्री को शोभा देता है क्या? थोड़े से वोटों के लालच में आप देश को बांटने का काम कर रहे हैं। आपने वोट जिहाद पर कुछ नहीं कहा। आप मुझे इतना तो बता दीजिए कि आप जो जमीनी मुद्दे उठाते हैं, तो महंगाई दर कितनी है आज, बता सकेंगे? क्योंकि जनता से जुड़े हुए हैं ना, हवाई आप बातें नहीं करते, तो मुझे बता दीजिए आज महंगाई दर कितनी है? महंगाई दर ये कागजों के खेल हैं। महंगाई बहुत है, लोग परेशान हैं, लोग दवाई नहीं खरीद पा रहे, लोग पेट्रोल डीजल आसमान छू रहे हैं उनके रेट, और तेल साबुन हर चीज महंगी है, लोगों की जेब महंगाई दर कागजी कार्रवाई है। और आप जो काम करते हैं हवाई और कागजी कार्रवाई वाली करते हैं, शहजाद पूनावाला, आरोप आप पर यह लगा है। लेकिन यह भी कोई नहीं बता पा रहा कि ये सब इंडिया अलायंस के पार्टनर अलग अलग नंबर क्यों दे रहे हैं, जनता को कंफ्यूज क्यों कर रहे हैं? देखिए, ऐसा है, पहले तो भाटी जी उस पार्टी से आते हैं जिसके नेता ने एक बार कहा था कि कारगिल की फतेह अल्लाह अकबर करके सैनिकों ने की थी। मतलब सेना को भी धर्म में बांटने का, और विकास और बिजली भी धर्म और पर्व देखकर बांटी जाती थी। वो पार्टी के नेता आज कह रहे हैं, तो भाई आप मुद्दे गिनवा देते। राम गोपाल यादव जी ने राम मंदिर बेकार बोला, एक बार उनकी अगर हिम्मत हो तो एक बार किसी और धर्म के पावन स्थल को बेकार बोल के बताएं। इन्होंने कहा राम मंदिर में जाने वाले पाखंड करते हैं। हिंदुओं पर गोली चलाने का दावा आप लोगों ने किया था। राम बनाम शिव कर देंगे, खड़गे जी ने कहा। द्वारका में जो हो रहा है, यदुवंशी पार्टियां हैं आप लोग, द्वारका में जो हुआ है वो ड्रामा था, ये राहुल गांधी ने कहा। शक्ति से हम लड़ रहे हैं, तो बता दीजिए ये मुद्दे की बात है या ये हिंदू धर्म को टारगेट करने की बात है? अब आते हैं दूसरे मुद्दे पर। वो कहते हैं कि देखिए, अभी तहसीन ने बोला कि हम जिसको प्यार करते हैं उन्हीं को ले जाएंगे। बिल्कुल सही है। आपको अपने परिवार में देश नजर आता है तो आपने 4 परिवार के सदस्यों को नामांकन में ले गए, और मोदी जी को देश में परिवार नजर आता है, इसलिए देश के विभिन्न समाजों से आने वाले लोगों को उन्होंने नामांकन में ले जाने का काम किया। और मैं आखिरी बात सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, एक्सरे होगा, यह तहसीन पूनावाला की गारंटी, एक्सरे होगा। अरे तहसीन जी, ये कर्नाटका में एक्सरे किसने रोका है भाई? ये हिमाचल में एक्सरे कब कराने वाले हो? और मुझे बता दीजिए, एक्सरे करवाने के बाद धार्मिक आधार पर SC ST OBC का आरक्षण काट कर मुसलमानों को दिया। एक बार लिख दीजिए कि एक्सरे के बाद धार्मिक आधार पर आरक्षण नहीं होगा, और एक बार लिख दीजिए SC ST OBC समाज के अधिकार को नहीं काटेंगे। AMU से तो काटा ना आपने, AMU में मिलेगी क्या आरक्षण? भाटी जी से पूछिए, AMU में आरक्षण मिले SC ST OBC को? एक बार जवाब दे दीजिए। भाटी जी जवाब दीजिए। 10 साल से देश में सरकार शहजाद पूनावाला की पार्टी की है। 7 साल से उत्तर प्रदेश में सरकार शहजाद पूनावाला की पार्टी की है। देता हूं, जवाब हम देंगे।
अब जहां इंडिया गठबंधन ओबीसी एससी का आरक्षण काटने की बात नहीं कर रहा, आरक्षण बढ़ाने की बात कर रहा है, और बिहार में बढ़ाया है। हम कांग्रेस ने 50% की सीमा को खत्म करके आबादी के अनुरूप आरक्षण देंगे, ओबीसी को काटेंगे नहीं। गुमराह मत करिए देश को। अब आप बताइए, आप इसका समर्थन करते हैं? आपकी पार्टी इसका समर्थन करती है? नाविका एक वाक्य नाविका एक वाक्य। जी शहजाद नाविका एक वाक्य। देखिए, जब हर्षवर्धन जी जैसे वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ बैठे हैं, जब ये 50% का कैप सुप्रीम कोर्ट ने लगाया इंदिरा साहनी जजमेंट में, तब से लेकर 14 तक किसकी सरकार थी भाई? समाजवादी और आरजेडी दोनों सरकार में कांग्रेस के साथ शामिल थी, तभी खोल देते ना 50% का कैप। क्यों नहीं खोला आपने 9th शेड्यूल में, या जो भी आइडिया देकर? दूसरी बात, मैंने कहा कि एएमयू में आप क्या इसके पक्ष में हैं? सरकार भी नहीं कर सकती कि मामला लंबित है। मैं आपसे पूछ रहा हूं, समाजवादी पार्टी क्या एएमयू में SC ST OBC आरक्षण के पक्ष में, हाँ या ना? हाँ या ना? भारत का संविधान कहता है जो भी सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए लोग हैं उनको हर जगह आरक्षण मिलना चाहिए। तो फिर ये रिजर्वेशन हटा क्यों था? ये सिर्फ माइनॉरिटीज के लिए हुआ क्यों था? हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, आज मैं फैक्ट चेक भी करना चाहती हूँ। फैक्ट चेक इसलिए करना चाहती हूँ, नवल किशोर जी आ रही हूँ, आपकी शायद कनेक्शन में कुछ गड़बड़ थी, मैं 1 मिनट में आपके पास आ रही हूँ, लेकिन मैं पढ़ना चाहती हूँ जो प्रधानमंत्री के हवाले से एक स्टेटमेंट राजकुमार भाटी जी ने दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि मुसलमानों को टीम में रखा गया था। प्रधानमंत्री ने ये क्या, रिलीजन बेस्ड अगर रिजर्वेशन होंगे तो ये ऐसा होगा जैसे कि आप रिजर्वेशन किसी टीम में कर दें, मेरिट पर नहीं, खिलाड़ी कैसा है इस पर नहीं, लेकिन आप कर दें रिजर्वेशन। और मैं ये पढ़ के बता देती हूं, ये तमाम अखबारों ने रिपोर्ट किया है और इसमें लिखा है कि प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट क्या था। स्टेटमेंट था that Congress party intends to give minorities a preference in sports on the basis of religion. It will decide who stays in the cricket team and who won't. He said this in Madhya Pradesh. It means on the basis of religion, Congress will decide who will get what reservation. ये कहा था उन्होंने और एग्जाम्पल दिया था कि मैं 10 सेकंड की टिप्पणी कर दूं। हाँ बताइए। प्रधानमंत्री जी साफ साफ अपने भाषणों में कह रहे हैं जिनके जनसंख्या ज्यादा है, जिनके परिवार में बच्चे ज्यादा हैं, जो घुसपैठिए हैं, और साफ साफ मुसलमान शब्द भी बोल रहे हैं, ये मुसलमानों को बांट देंगे। जिसके पास 2 भैंस हैं, 1 भैंस मुसलमानों को दे देंगे, मंगलसूत्र दे देंगे, चीज को उठाकर इस चीज के साथ जोड़ देंगे और फिर उसका एक बात बना देंगे। ये फैक्ट चेक मैंने जनता के सामने पूरा उनका स्टेटमेंट पढ़ दिया है। फैक्ट चेक में लाई डिटेक्टर टेस्ट में राजकुमार भाटी जी आज थोड़ा रेड सिग्नल चल रहा है। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी क्योंकि आप पत्रकार हैं तो आप संज्ञान लीजिए कि इस लाई डिटेक्टर टेस्ट में भाटी जी पास हैं या फेल? देखिए नविका जी, भाटी जी को भी पता है कि वो तोड़ मरोड़ कर ही बोल रहे थे। प्रधानमंत्री ने कहीं नहीं कहा है कि मुसलमानों को क्रिकेट टीम में डाल दिया गया। आपने फैक्ट बता दिया, ये भाटी जी को पता है। भाटी जी में जितने प्रवक्ता आते हैं उनमें सबसे जिसको कहे ना कि संजीदगी से बात करने वाले हैं, उनको पता भी सब होता है। लेकिन चूंकि आप जिस पार्टी में हैं, और अभी बड़ी अच्छी बात राजकुमार भाटी जी ने कही कि 4 जून तक सब अपनी अपनी बताएंगे। ये ऐसे ही विधानसभा चुनाव के समय में भी लड़ते थे, हम लोगों को कुछ भी कह देते थे, तुरंत आरोप लगा देते थे, आज भी लगाएंगे। तो इसलिए मुझे लगता है प्रवक्ताओं को लेकर चिंता नहीं करना चाहिए, उनको ये अधिकार दे देना चाहिए कि आप पत्रकारों को कुछ भी कहिए या किसी को भी कुछ कहिए। लेकिन आपने जो मूल सवाल किया था, मुझे लगता है उसका जवाब जरूर जानना चाहिए, क्योंकि पब्लिक को ये जानना चाहिए कि जो इन्फ्लेशन रेट है, जिसको भाटी जी ने नहीं बताया, 4.83% है, ये अप्रैल का है। और होलसेल प्राइस इंडेक्स की बात करेंगे तो 1.5% के आसपास। जो आरबीआई का टारगेटेड इन्फ्लेशन है उससे काबू में रहा, हमेशा काबू में रहा है कोविड काल को छोड़कर। और जब हम अनएम्प्लॉयमेंट रेट की बात करते हैं 3.2% है, ये भी रिकॉर्ड लो पर है। तो ये दोनों बातें तथ्य की, इसीलिए आजकल देखिए राहुल गांधी भी महंगाई बेरोजगारी की बात नहीं करते। लेकिन इसके आगे की जब आप बात करती हैं नविका जी, क्या आज रोड शो से तय हो गया कि प्रधानमंत्री 400 पार जाएंगे या नहीं जाएंगे? मैं कतई नहीं मानता हूं कि प्रधानमंत्री की रोड शो या नामांकन से तय हो गया कि 400 पार जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो और नामांकन काशी के साथ उनके जुड़ाव को दिखाता है।
वो दिखाता है कि बाबा काल भैरव, भोलेनाथ, संकट मोचन की नगरी की, धर्म की, अध्यात्म की, संस्कृति की, समृद्धि की, संपन्नता की, गंगा मैया की उस विरासत को नरेंद्र मोदी कैसे जीते हैं, कैसे देश की उस सांस्कृतिक राजधानी काशी जो अनंत है, अक्षुण्ण है, वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनप्रतिनिधि के तौर पर कैसे व्यवहार करते हैं। जहां तक रही 400 पार की, वो नरेंद्र मोदी का अपना एक नारा है, भारतीय जनता पार्टी उसकी कोशिश कर रही है, विपक्ष चाहेगा ना हो, लेकिन देश में एक साइलेंट वेव है नरेंद्र मोदी की। अब 4 चरण के बाद ये और अच्छे से स्पष्ट हो गया। पहले लोग ये कह रहे थे मतदान प्रतिशत थोड़ा कम है, वो हीट नहीं आ रही, मोमेंटम नहीं क्रिएट हो रहा है। अब तो वो भी कहते हुए लोग बच रहे हैं, क्योंकि चौथे चरण का जो मतदान आया वो दिखा रहा है कि कोई ऐसा मतदान प्रतिशत में कमी नहीं आई, एब्सोल्यूट नंबर में वो ज्यादा है, और निराशा जिस खेमे में होगी वहां मतदान करने लोग गर्मी में कम निकल रहे हैं। तो बड़ी स्पष्टता से दिख रहा है शांत लहर का चुनाव 4 जून को जो साफ नतीजे आने वाले हैं 4 चरण के बाद दिखने लगे। नवल किशोर जी, सवाल मेरा इतना ही है, कोई कह रहा है कि अरे भाई रोड शो कर दिया तो इससे आप जनता से दूर हैं, आप खड़े हैं और यूं बस कर रहे हैं। मैं पूछना चाहती हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में अगर कोई कहे कि उनका जनता से कनेक्ट नहीं है क्योंकि वो रोड शो करते हैं, तो क्या ये सही आरोप होगा? नंबर 2, कर कौन रहा है जो कभी कभी चुनाव के वक्त निकलते हैं बाहर? और मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, सीनियर नेता, कल चुनाव है और ये 2019 के चुनाव के समय की बता रही हूं, अगले दिन चुनाव था, कई जगहों पर चुनाव था, लेकिन सीनियर लीडर्स जो पार्टी चलाने वाले होते हैं कांग्रेस पार्टी के, वो पार्टी कर रहे थे जब सब लोग बैठकर चुनाव की कौन बूथ मैनेज करेगा, ये बीजेपी में ये काम चल रहा था। ये तो हम पत्रकारों को पता है। तो नवल किशोर जी, क्या ये आरोप नरेंद्र मोदी पर बैठता है? और कर कौन रहा है जो बस से न्याय यात्रा नंबर 2 कर रहे थे? अब मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि ये नंबर में तो एक साथ बैठ के एक नंबर तय कर लेते ना, थोड़ा कन्विंसिंग लगता लोगों को। नाविका जी, देखिए, समस्या ये नहीं है कि कौन रोड शो कर रहा है या कौन नहीं कर रहा है, और रोड शो का इम्पैक्ट क्या है, प्रभाव क्या है, समस्या ये नहीं। सबसे मूल समस्या यह है कि जो पिछले 10 साल से जो व्यक्ति अपने आप को सबसे लोकप्रिय प्रस्तुत करता है और करवाता है, खासकर उन लोगों से, देखिए, हम लोग तो प्रवक्ता है, स्पष्ट है, साफ है कि हम एक पार्टी के वैचारिक स्थिति को मानते हैं और उसके आधार पर अपनी बात रखते हैं और उस बात को गंभीर तरीके से रखते हैं। लेकिन समस्या तो इनके साथ है कि जो पत्रकार के रूप में सरकार के प्रवक्ता बने हुए हैं और उसके लिए सारा मेरिट लगा लेते हैं। वह मेरिट किस प्रकार का है? ये जब आरक्षण की बात आती है तो वो व्यक्ति, वही पत्रकार, वही 1990 में कहता है कि मेरी हत्या हो गई। आर्थिक आधार पर जब आरक्षण मिलता है तो कहते हैं कि नहीं, ये सामाजिक व्याकरण को ठीक करने वाला है। तो ये जो दोहरा चरित्र है, दोहरा चरित्र दिखाने के लिए जो है वो बहुत बड़ी समस्या है इस देश के लिए। हम तो कह रहे हैं कि आप रोड शो भी करो, लेकिन बताओ भी कि जॉब शो में आपका क्या परफॉर्मेंस था, आर्थिक स्थिति में आपका क्या परफॉर्मेंस है। जो वादे आपने किए थे 2 बार देश की जनता से, 2014 में किए, 2019 में किए, इन दोनों वादों का क्या हुआ? जॉब से रिलेटेड जो वादे किए क्या हुआ? घर आय दुगनी करने के हिसाब पे क्या हुआ? 15 लाख रुपए का क्या हुआ? आप तमाम तरह की बात जो आपने कही है वो आज के डेट में इतना झूठ है कि वो सिर्फ सोच समझ के बोलते हैं कि हमारे कहते हैं कि आपको पता ही नहीं चला, यानी कि आप अर्थव्यवस्था की चीजें पढ़ ही नहीं रहे। 11 नंबर से 5 नंबर की इकोनॉमी बन गई भारत में, आपको पता ही नहीं चला। नवल किशोर जी, आप इसमें भी खोट ढूंढ रहे हैं। और दूसरी तरफ आपकी लड़ाई हमेशा पत्रकारों से क्यों होती है? क्या इसीलिए आप चुनाव हारते हैं क्योंकि आप पत्रकारों से लड़ते रह जाते हैं और उधर नरेंद्र मोदी जी जो है वो चुनाव जीत कर निकल जाते हैं, आप पत्रकारों से ही लड़ते रहते हैं। सवाल आज यही है, और मैं दिखाना चाहती हूं
मेरे पास कुछ तस्वीरें हैं कल और आज की, मैं दिखाना चाहती हूं कि जनता के संपर्क में जो कह रहे हैं ना कि हाथ हिला के चले जाते हैं, मैं नरेंद्र मोदी जी की ये तस्वीर दिखाना चाहती हूं। आप जरूर देखिए, ये चॉपर से उतर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी, किसी रैली पर गए हैं और यहां 2-3 महिलाएं आई हैं, कार्यकर्ता हैं, लेकिन अगर आप उनके एक्सप्रेशन देखेंगे, अगर हम दिखा सकें। कोडरमा की तस्वीरें, किस तरह से लोग वहां जा रहे हैं रैली के लिए, और बाईं तरफ मैं आपको दिखा रही हूं कल के बंगाल के विजुअल्स, और वहां एक महिला आई है जो रोती जा रही है कि बस नरेंद्र मोदी को एक बार देख लिया। छपरा के विजुअल्स हैं ये बिहार से, आप ही के राज्य से, और वो महिला रो रही हैं, आप देखें, और कैसे मोदी जी उनके सर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दे रहे हैं। मैं पूछना चाहती हूं हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, अगर नरेंद्र मोदी पर बाकी आरोप लगते हैं, लेकिन जनता से उनका कनेक्ट नहीं है, ये आरोप आपके गले उतरता है? देखिए नविका जी, मैं फिर से दोहराता हूं, प्रवक्ता के तौर पर आप अपनी पार्टी का पक्ष रखते हैं तो आप बड़े शानदार प्रवक्ता दिखते हैं, हमसे लड़ने की कोशिश करते हैं तो बड़े भौंडे दिखते हैं। आप उससे बचिए, मैं सलाह दे रहा हूं, मेरा कुछ न बिगड़ेगा, हम यही रहेंगे, आप लोग पार्टी बदल लेंगे, हो सकता है आप में से कोई भारतीय जनता पार्टी की लाइन लगाए खड़ा हो, हम तो यहीं रहेंगे, यहीं मिलेंगे, निश्चिंत रहिए नवल किशोर जी। अब मूल बात यह कि नरेंद्र मोदी का जनता से कनेक्ट नहीं। प्रियंका और राहुल, ये दोनों भाई बहन इतने समय में कोई एक ऐसा मुद्दा जनता के बीच में स्थापित नहीं कर सके। आपको चौकीदार चोर है याद होगा, सूट बूट की सरकार है याद होगा, नरेंद्र मोदी तो कितने का मशरूम खाते हैं तो क्या खाते हैं वो याद होगा। क्या इनमें से कोई मुद्दा जनता के बीच में कनेक्ट करता है? नहीं कर पाता है। क्यों नहीं कर पाता है? फिर ये कहते हैं वो तो राजा हैं। अब बताइए, जिसके पिताजी, जिसकी माताजी सुपर प्राइम मिनिस्टर, जिसकी दादी प्राइम मिनिस्टर, जिसके परनाना प्राइम मिनिस्टर, वो राजे रजवाड़े वाला होगा चमकदार परिवार का कि नरेंद्र मोदी जिनके पिताजी का नाम भी बिना गूगल के नहीं खोज पाएंगे आप। यहीं जाकर वो समझ में आता है कि ये दोनों भाई बहन जनता के मुद्दों का चयन तक नहीं कर पाते हैं। स्थिति ये हो गई कि रायबरेली में राहुल गांधी को जीतने के लिए, और मैं आपको बता दूं, अखिलेश जी अगर आज हाथ हटा लेना, पहले भी हटा लेते, मुलायम सिंह तो सार्वजनिक तौर पर कह चुके हैं, अभी हटा लेते तो ये जो रायबरेली और अमेठी कांग्रेस का गढ़ कहा जाता है ना, ये सारा भ्रम 2 चुनाव पहले ही ध्वस्त हो गया होता। लेकिन अगर अभी भी हटा लेते तो भी राहुल गांधी वहां से नामांकन करने का साहस नहीं कर पाते। खैर, वो दोनों लोग एक साथ है, इसके बावजूद मैं बता दूं, रायबरेली में राहुल गांधी के लिए चुनाव जीतना इतना आसान नहीं है। उनको अपने पिता की याद बतानी पड़ रही है, दादी की याद बतानी पड़ रही है, जो जिसको कहते हैं ना कि वो कहते थे कि उत्तर के लोग भावनात्मक मुद्दों पर चुनाव कर लेते हैं, दक्षिण के लोग बड़े इश्यूज पर बात करते हैं, तो वो वही भावनात्मक मुद्दे लेके जा रहे हैं, क्योंकि कनेक्ट नहीं बन पा रहा है नविका जी, पब्लिक कनेक्ट। वरना राहुल गांधी को रायबरेली और अमेठी में ये करने की जरूरत, बिल्कुल आपने सही कहा, जो अमेठी छोड़कर रायबरेली चले गए, जिनकी इतनी उनमें इच्छा शक्ति नहीं थी कि अपने जो ट्रेडिशनल सीट है अमेठी से लड़ रहे हैं, वो सवाल उठा रहे हैं कमिटमेंट का, कनेक्ट का, तो अजीब सा लगता है। और जनता भी पूछ रही है। महेंद्र कटारिया का चेन्नई से सवाल है, मोदी जी ने 10 साल में वाराणसी में जो काम किए हैं वो पूरी दुनिया देख रही है, कांग्रेस ने अमेठी रायबरेली में 50 साल में क्या किया है, उन्हें बताने में भी शर्म आती है क्या? प्रदीप कुमार का हैदराबाद से सवाल है, क्या इंडी अलायंस में डर के आगे बीजेपी की जीत है? संजय मिश्रा भदोही उत्तर प्रदेश से पूछ रहे हैं, अगर अखिलेश यादव और राहुल गांधी को लगता है कि मोदी का जनाधार घटा है तो राहुल गांधी अमेठी छोड़कर भाग क्यों गए भाई? राजेश सिंगल का नासिक से सवाल है, क्या राहुल गांधी को देश का एक्सरे करने से पहले कांग्रेस पार्टी का एक्सरे नहीं करना चाहिए ताकि कुछ नेता पार्टी में रुके रहें? क्या जयप्रकाश टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से पूछ रहे हैं, विपक्ष का गणित समझ से परे है, जो आकलन कर रहे हैं कि मोदी जी 150 पर रह जाएंगे, क्या वो 4 जून के बाद राजनीति छोड़ देंगे?
और सौरभ शाह वडोदरा गुजरात से पूछ रहे हैं, क्या सिर्फ मुसलमान ही अल्पसंख्यक हैं? जैन, पारसी, सिख और बौद्ध अल्पसंख्यक नहीं है? ये सवाल देश में जो लोग पूछ रहे हैं ये बताते हैं कि कनेक्ट क्या होता है। शहजाद पूनावाला जी। नहीं, देखिए, एक बात मैं आपसे डिसएग्री करता हूं। आपने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत में एक कार्यकर्ता रो रही थी। मैं 10 सेकंड ले लूं, बीच में बोलने की आवश्यकता नहीं। नाविका, आपने बताया कि एक प्रधानमंत्री के स्वागत में कार्यकर्ता रो पड़ी, ये गलत है। तेज प्रताप जी के कल के मंच पे से भी एक कार्यकर्ता रो पड़ा। हाँ, कनेक्ट अलग अलग था। प्रधानमंत्री का भावनात्मक कनेक्ट है और तेजू भैया का हाथों का कनेक्ट था। वो ऐसा हाथ का कनेक्ट किया है कि वो बेचारे वहीं पर स्टेज पर बेचारे यादव समाज से बताते हैं मुझे, वो यादव समाज वाले रोने लग गए। अब देखिए, अब मुसलमानों का वोट चाहिए इनकी पार्टी को, तो यादव समाज का कार्यकर्ता भी पीटने लायक हो गया है। अब वो तो वीडियो सभी ने देखा ना नाविका जी, इसमें मैं कोई झूठ तो नहीं बोल रहा। अच्छा, ये एम फॉर मटन, एम फॉर मंगलसूत्र वाले, ये एम फॉर महिला पर स्वाति मालीवाल, एम फॉर मालीवाल के बाद मौन क्यों हो गए भाई? आज तो संजय सिंह ने बोला भी कि चीफ मिनिस्टर के सामने अभद्रता हुई। ये सारे जो पोस्टर लगा के आते थे महिला सशक्तिकरण के, इनका पोस्टर ही गायब हो चुका है क्या आज के बाद? बिल्कुल चुप्पी छाई हुई है, चुप्पी छाई हुई है सब जगह। और तहसीन जी, आप नाराज क्यों हो रहे हैं? ये सारे सवाल जरूर प्रियंका गांधी वाड्रा और राहुल गांधी पर थे, पर इतना बता दीजिए, भाग क्यों गए अमेठी से? जनता यही जानना चाहती है। जल्दी से 20 सेकंड। नाविका जी, मैं नाराज नहीं हो रहा था, मैं इसलिए थोड़ा आश्चर्यचकित था कि सारे सवाल सिर्फ विपक्ष से है और विपक्ष को मौका भी नहीं दिया जाता बात करने को। फिर क्या जाता है 30 सेकंड में बात कीजिए। चलो, मैं 30 सेकंड में बात कर लेता हूं। अगर 30 सेकंड की बात है तो माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी लखनऊ से लड़े चुनाव, दिल्ली से लड़े, ग्वालियर से लड़े, वे भी भागते चुनाव लड़ते थे। क्या यहाँ से गुजरात से लड़े तो वे भी भागते लड़ते थे। दूसरी चीज, चुनाव हर्षवर्धन जी ने बिल्कुल सही कहा, मुद्दों पर लड़नी चाहिए, भाव इमोशनल इश्यूज पे नहीं लड़नी चाहिए। तो इन्हीं मुद्दों पर माननीय प्रधानमंत्री क्यों नहीं लड़ते चुनाव? वो क्यों इमोशनल मुद्दों पे लड़ते? कौन कितने बच्चे पैदा कर रहे, कौन भैंस ले रहा, कौन मंगलसूत्र ले रहा, ये इमोशनल इश्यूज नहीं। सवाल ये, और मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं, कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब कहा कि 2 बड़े पैसे वाले लोग विपक्ष को कैश दे रहे, किसी में हिम्मत नहीं प्रधानमंत्री जी की कैश इकोनॉमी चालू कैसे? चलिए, आपसे सवाल पूछ रहे हैं प्रियंका गांधी वाड्रा और राहुल गांधी क्यों अमेठी छोड़कर भाग गए? जवाब दे रहे हैं कैश मिला। कैश से आगे बढ़िए, क्योंकि जनता का वोट चाहिए। कैश से सरकारें नहीं बनती और यही जनता बताती है हर 5 साल में कि जनता के हाथ में कितना दम है। लेकिन क्या विपक्ष को यह नजर आ रहा है या नहीं? उनकी जो मैथमेटिक्स है, अरिथमेटिक है, जो गणित है, आपको सही लग रहा है? क्या 4 जून को फिर से होगा वही जो जनता चाहती है और जिसका नजारा नरेंद्र मोदी दिखा रहे हैं? ये तो तय करेगी जनता। लेकिन अब जाने से पहले अपने तमाम पैनलिस्ट का धन्यवाद करते हुए मैं आज के विनर्स का नाम बताना चाहती हूं जो देखो खेलो जीतो कॉन्टेस्ट में जीते हैं। 4 मई के विजेता हैं अंगद वैश्य सिंगरौली मध्य प्रदेश से, उमेश चंद्र त्रिपाठी इटावा उत्तर प्रदेश से और भाविश कुमार नारंग दिल्ली से। 5 मई के विजेता हैं दिनेश कुमार सहारनपुर उत्तर प्रदेश से, खुशी सवलानी अजमेर राजस्थान से और विनय वासुदेव साठे पुणे महाराष्ट्र से। 6 मई के विजेता हैं शशिकांत गुप्ता वाराणसी उत्तर प्रदेश से, संजीव कुमार तमिलनाडु से और अरुण कुमार सोनी मध्य प्रदेश से। आप सभी को बहुत बहुत बधाई। लेती हूं आपसे इजाजत, नमस्कार। पर